ऐसा लगेगा कि मैंने लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, समझे। और वो समरी ऐसी है कि वो बहुत टाइम में पूरी हो पाएगी, इसलिए आधा में चेतना आती है तब तक बताता हूँ, और आधा उनके दोनों लेक्चरों के बाद शाम को। आज आपको एक और फार्म भी लिखवाऊंगा मैं मथुरा में, वो उन्होंने अपनी तरफ से गाड़ी प्रोवाइड की है ट्रेनिंग के लिए कि हमारे फार्म की विजिट कराओ। मैं भैया बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। एक जो मथुरा में मथुरा गौर फार्म के नाम से, तो उसको देख लेना आप आज चल के, और कल फिर CIR की चलेगी, ठीक है, वहाँ सब दिखाए। तो भाई साहब अब तक हमारे विद्वानों ने आपको बताया, और आगे ये विद्वान भी बताएंगे। शुरुआती दौर में कुछ मुख्य तथ्यों पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ जो आपको याद नहीं। सबसे पहले तो बकरी पालन क्यों वाली बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, कि बकरी पालन क्यों करना है और बकरी पालन करने से क्या फायदा है। चलो, अब फायदा है तो बकरी पालन कैसे करना है जिससे फायदा लिया जाए, कैसे करने में बात आती है कि हमें बकरी पालन के प्रत्येक पहलू की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहीं कोई तथ्य अगर छिपा रह जाएगा तो वही तथ्य नुकसान का कारण बन जाएगा। अब उन तथ्यों पे ही हम पिछले 2 दिन से विचार कर रहे हैं, और आपने देखा कि कल 8 बज गए रात के, और सुबह 9 बजे से शुरू हुआ प्रोग्राम। इतना काम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में 5 दिन की ट्रेनिंग में होता, जितना मैंने कल 1 दिन में तुम्हें सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि आदमी के पास समय कम और ज्ञान ज्यादा नहीं। गागर में सागर भरना इसी को कहते हैं। तो अब आती है बात में बकरी पालन करें तो सर्वप्रथम किस चीज पर विचार करें। सर्वप्रथम विचार करें अपनी परिस्थितियों कि क्या हमारे पास ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम बकरी पाल सकते हैं, और वो परिस्थितियां क्या है। समुचित स्थान, क्योंकि आप कॉमर्शियल गोट फार्मिंग करने जा रहे हैं, 10-5 बकरी तो आप 4 पाई से बांध के भी पाल सकते हैं, लेकिन जहां 100-200 से 500 बकरी पालने का सवाल है तो स्थान की जरूरत होगी। स्थान के अभाव में हमारे विद्वानों ने तुम्हें कई तरीके से समझाया कि जब बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है जानवरों की एक ही स्थान पर और जगह कम होती है तो कई बीमारियां होती हैं, उनके इलाज भी लिखवा के गए। तो हमें यह देखना है कि हमारे पास समुचित स्थान की व्यवस्था है, और अगर वो स्थान है तो वो कैसे क्लाइमेट में, क्या वहां बकरी पाली जा सकती है। जो वायुमंडल, जो हमारा जो वातावरण है, जो हमारा जो मौसम है, जो वो बकरी के अनुकूल है कि नहीं। हालांकि बकरी के अंदर हर मौसम में अपने आप में अनुकूलन करने की क्षमता अन्य जानवरों से ज्यादा होती है, ये अपने आप को ढाल लेती है, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि क्या हमारे पास उपलब्ध चारों के कोई संसाधन है। बकरियां जिन चारों को खाती है वो चारे क्या हम उपलब्ध करा सकते हैं। अब चारे का अभी लेक्चर हुआ नहीं है आपका, डॉक्टर गुप्ता आएंगे वो बताएंगे आपको। चारे में मैं आपको एक साधारण के तौर पर बता दे रहा हूं, वो विस्तृत तौर पर जानकारी दे देना। चारे में बकरी को सर्वप्रथम इंतजाम देखो भूसे का, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया होगा, तिवारी साहब भी बता के गए, अन्य लोग भी बता रहे, मैंने भी बताया और फिर बता रहा हूं। बकरी को अपने वजन का 4 से 5% सूखा आहार, ड्राई मैटर प्रतिदिन चाहिए, उसको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। बकरी मान लीजिए आपकी 40 किलो की बकरी है या 30 किलो की बकरी है, तो 5% से 1.5 किलो उसको जो है 30 किलो की बकरी को सूखा चाहिए कम से कम। सूखे से कहने का मतलब क्या है। सूखे का मतलब यह है कि हरे चारे में 80 से 90% पानी होता है। अगर हमने हरा चारा उसको 10 किलो खिला दिया तो सूखा पदार्थ कितना मिला,
1 किलो, क्योंकि 90% तो पानी में गया, अब 1 किलो मिला। और कहने को क्या कि बकरी के वजन के 5% से ज्यादा हमने हरा चारा ही गिरा दिया। बकरी बढ़ क्यों नहीं रही है भाई? बकरी तो कुल में 30 किलो की थी, हमने उसको 10 किलो पूरे दिन में 5 किलो सुबह खिला दिया, 5 किलो शाम को हरा चारा खिला दिया, अब 10 किलो हरा चारा खिला दिया। अब गौतम जी ने बताया था अपने वजन का 4 से 5% चारा चाहिए। हम ड्राई मैटर सूखा चारा को भूल गए, सूखा शब्द भूल गए, चारा याद रहा। और चारे में हमने उसको जो है 10 किलो हमने खिला दिया। मैडम आ गई, अब मेरा लेक्चर आगे होगा, मैडम का इंतजार नहीं करा पाऊंगा मैं तो आपसे रात तक 10 बजे तक बात करता रहूंगा, और जब तक आप पारंगत नहीं हो जाएंगे इसमें मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, ठीक है ना? अब आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत है हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर चेतना गंगवार। मैडम का हल्का सा परिचय आपको दूंगा मैं। मैडम को टीचिंग के जीन, अबे जीन के बारे में जानकारी दी थी हमने आपको। मैडम को टीचिंग के जीन अपने पिताजी से मिले। आप एक बहुत ही कुशल और सफल अध्यापक की पुत्री, और साथ ही साथ एक अध्यापक को ही ब्याही गई। अध्यापक भी कैसे? जो वेटरनरी डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, यानी मथुरा वेटरनरी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर श्री प्रकाश। डॉक्टर श्री प्रकाश जी जो वेटरनरी कॉलेज में पशुओं के डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, वो मैडम के पति हैं। मैडम ने स्वयं MD/SC PhD किया, उसके बाद कई अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी रही और पशुओं के इलाज किए। उसके बाद चूंकि जीन तो मास्टरी के भरे हुए थे, और मास्टरी के जीन डॉक्टरी के नीरज पेशे में ज्यादा दिन नहीं रुक पाए, और उन्होंने मास्टरी पकड़ने के लिए रिसर्च ज्वाइन की और ICR को ज्वाइन कर लिया। और ICR में वैज्ञानिक के तौर पर अपनी रिसर्च के झंडे गाड़ रही है। इतने सरल और सौम्य स्वभाव की है कि अगर इनको मैं CIRG कोकिला की मानद उपाधि दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इन्होंने अब आपको यहाँ वहां जो काम चल रहा है मैडम का, वो चल रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर, कृत्रिम गर्भाधान और रिप्रोडक्शन की बहुत बड़ी विद्वान है। अतः आपको मैडम बताएंगी कि जनन संबंधी क्या क्या बीमारियां होती हैं, जनन कब कैसे सेलेक्ट ब्रीडिंग करानी है जिससे बकरी आपकी गाभिन हो, सही समय पर सही बच्चा दे। बकरी को जनन संबंधी क्या क्या बीमारियां व्याधियां हो सकती हैं, वो किस कारण से होती हैं, वो कारण को कैसे रोका जाए, और अगर बीमारी आ जाती है तो उसका आपको क्या इलाज करना है। तो एक स्पेशल विषय है, और उस विषय पर आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत है हमारे संस्थान की और हमारे देश की और हमारे विश्व की जानी मानी वैज्ञानिक डॉक्टर चेतना गंगवार। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के पास बकरियां किस किस के पास हैं? आपके पास कितनी बकरियां हैं? 100 हैं। कहाँ से हैं? भिवाड़ी से, हरियाणा से। बैठ जाइए। और आप में से किसके पास हैं? 5 बकरी। कहाँ से हो? राजस्थान में। कहाँ से? अच्छा, कौन सी हैं? सिरोही, मालवा। और नेक्स्ट आपके पास कितनी हैं? ब्लैक बंगाल। कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं। 150 बकरियों का फार्म है। वेरी गुड। कोई फार्म का नाम वगैरह दिया है? हाँ, मिष्टी फार्म। अच्छा, मिश्री फार्म। कैसे पालते हैं उनको? शेड बना रखा है आपने? कहाँ से सीखा? मतलब अपने आप अंदाजे से बनाया शेड?
यूट्यूब से देखा, कितने टाइम पहले फॉर्म स्टैब्लिश किया? 1.5 साल हो गया। ठीक रन कर रहा है? मोर्टेलिटी ज़्यादा है बच्चों की। आपने लेक्चर पढ़ा हेल्थ वाला डॉक्टर H.A. तिवारी सर का? नहीं, अभी यहाँ पे आपने लेक्चर पढ़ा होगा ना H.A. तिवारी सर का, प्रॉपर वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, वो सब सीखा। वो सब अप्लाई करोगे तो मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी। हेल्थ मेजर कंसर्न है गोट रेयरिंग में। अगर हेल्थ पे आप कंट्रोल कर लेंगे तो गोट रेयरिंग बहुत ठीक चलेगी। नेक्स्ट, आपके पास कितनी बकरियां हैं? सिर्फ 4 बकरियां हैं? 40। कौन सी, बीटल? जमुनापारी है। पंजाब में जमुनापारी कहाँ से पहुंची? आप पीलीभीत से बिलोंग करते हो? मैं भी पीलीभीत की हूँ। मेरा नाम डॉक्टर चेतना गंगवार है। आप समझ गए होंगे, गंगवार टैटर पीलीभीत में ही होता है। पीलीभीत में कहाँ से हैं? बिलसंडा से हैं हम। ईट गांव के पास एक गांव है वहाँ। हाँ, वहाँ पे, वहाँ की बरखेड़ा की हूँ मैं। तो आप बकरी क्यों पालना चाहते हैं? वहाँ के सरदारों के पास तो बढ़िया बढ़िया खेती है। नहीं मैम, मेरे पास तो खेती है कि ना, मेरा 7-8 बीघे ना बाग लगा हुआ है। अच्छा। वहाँ कटहल के पेड़ हैं और उसके काफी सब्जी वगैरह लगी हुई है। हाँ हाँ। तो उसमें और तो कुछ होता नहीं था, शराब वगैरह भी है, आलू वगैरह कुछ काफी चीजें लगी हुई है। तो मेरे दिमाग में आ कि जगह बेच तो पड़ी, वैसे वहाँ पे जंगल को बांधते थे। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे मुझे गोट पालन के बारे में देखा, मैंने गोट पालन के बारे में काफी अच्छा। तो मैं सोचा यहाँ गोट पालन सही रहेगा, क्योंकि जो कपड़े वगैरह वो हर साल कटवाते हैं, वैसे फैक्ट्री उनको काम दिया जाएगा। घर वगैरह का पता है बहुत साथ में, और बहुत बढ़िया बुजुर्ग का पता बहुत। तो ये बंदे सब इनके लिए। तो आपके पास वर्किंग हैंड कौन कौन है? आप काम करते हैं और कौन करता है फैमिली में? मैं हूँ, मेरा बेटा है, कॉलेज से आया हूँ, तो बेटी है मेरी। अच्छा, भाई नहीं है कोई? भाई अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। और किसी के पास बकरियां हैं? बताइए। 12 गोट्स कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। कौन सी हैं? Which breed you are having? Osmanabadi. Okay. Why you are not? Okay, you should rear goats or your family. Then you would send to him not to get training. Why you are coming? You explain there to him. You resigned your job. It is suggestible. You should come CIRG and meet Dr. N. Ramachandran. He is from Tamil Nadu. He is working on integrated goat farming. You can consult him. No, you can do integrated farming very well, but there is much labor or time required. As a simple farming is easy, but integrated farming is little bit tough. No. Involvement is required. If your younger brother or your father or your mother is there, you can do, but initially you should not resign your job, because in initial 1 year you will face many problems or losses. Because I'm staying in Bangalore and my location is in Vijayawada. You can manage anyhow, but for goat rearing you are planning to resign. It is not suggested. बैठ जाइए। चलिए अब हम पढ़ते हैं, मेरे पास टाइम कम है। हाँ बताइए। 10-12 कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं। किस
ब्रीड की हैं, ब्लैक बंगाल हैं, घाटा होता है बकरी पालन में। बाहर का चारा कुछ नहीं देते हैं, तब तो फायदा ही फायदा है जब कुछ खिलाना ही नहीं है और मिल ही रहा है। हाँ, बढ़ती नहीं। 12 किलो में बेचिए, फ्री में बिक रहा, मतलब बिना कुछ इनपुट दिए भी 12 किलो मिल रहा है, तो क्या नुकसान है? हाँ, फायदा ही है। मतलब जीरो इनपुट पे अगर कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, चलिए अब हम अपना पढ़ते हैं, फटाफट अपना लेक्चर कवर करते हैं। अब यहाँ पर जिसके पास 150 बकरियाँ थी वो खड़ा हो जाइए। आपके पास थी 150 फॉर्म था। आप ये बताइए कि आपके फॉर्म पे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हुई? रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स समझते हैं? जनन संबंधी समस्याएं। जनन संबंधी समस्या का मतलब जब बकरी ने कंसीव किया, उसके बाद जब बच्चा दिया, उस पीरियड में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो बताइए। प्रेगनेंसी है उस समय, हाँ उस समय कभी मतलब वो प्रदर्शन भी हो रहा है, हाँ बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसको बिल्कुल मतलब ये तंदुरुस्त भी नहीं हो रहा है। हाँ। सिचुएशन हाँ देखभाल करने में बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है। हाँ उसको मतलब गरम से रखना पड़ता है। हाँ। सांस वगैरह मतलब बॉल होता है ना, बॉल ये तो आपको करना ही पड़ेगा, केयर तो आपको करनी ही पड़ेगी। करना पड़ता है। और ब्लैक बंगाल के साथ और प्रॉब्लम है। ब्लैक बंगाल गोट में मिल्क बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम है बहुत कम है, और वो ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रिप्लेट्स देती है, मर जाते हैं। और वो बच्चे दूध बिना मर जाते हैं। तो आपको फॉस्टर मदर का मतलब दूसरी बकरी से दूध पिला के बच्चों को जिंदा करना है। मैं करने वाला था मतलब। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ब्लैक बंगाल के नीचे दूध बहुत कम है, दूध कम है, बच्चे वो 3-4 ऐसे देती है, बच्चे दूध के बिना मर जाते हैं। रात 1 बजे 2 बजे प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो आप फॉस्टर मदर दूसरी बकरी का दूध पिलाइए, कोई दूसरी ब्रीड ला के रखिए उनके रेयर करने के लिए, जिसका मिल्क अधिक है उसका दूध पिलाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनन संबंधी समस्याओं में आपके पास समस्या है कि अबॉर्शन हो जाता है, बस। नेक्स्ट, और किसी को कोई प्रॉब्लम महसूस हुई? और किसी को कोई जनन संबंधी समस्या महसूस हुई जिसके पास बकरी है? हाँ, बोलिए। तो और इसमें क्या होगा ना, थोड़े दिन के बाद हम लोग जब इसको जब डायरिया जैसा मतलब पकड़ लेते हैं, मतलब कोई मतलब एक ही जो बच्चा होता है हाँ, उसको डायरिया जैसा मतलब हो जाता है। एक बच्चा जिस बकरी के नीचे होता है, ब्लैक बंगाल के नीचे, हाँ, उसको लैक्टेशन डायरिया बोलते हैं। एक बच्चे के लिए दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो इंडाइजेशन करके सफ़ेद डायरिया और कभी कभी हरा पतला डायरिया हो जाता है। सफ़ेद डायरिया ना, तो उसे लैक्टेशन डायरिया बोलते हैं, मतलब ज़्यादा दूध पी लेने से हो जाता है। कोलीबैसिलोसिस, कितने घंटे में एक बार करना चाहिए मतलब? हाँ, वो सब मैं, ये वैसे मेरा नहीं है, इससे मैं पढ़ाऊँगी तो बहुत टाइम खिंच जाएगा। हम अपना टॉपिक कवर करते हैं, आप संतुष्ट होंगे जो मैं पढ़ाऊँगी और कवर करूँगी सारी। अब जनन संबंधी समस्याएं क्या होती है, मैंने आपको बताया। बकरी ने जब कंसीव किया, कंसीव करने के बाद जब बच्चा दिया, बच्चा देने के समय और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान जो भी प्रॉब्लम होंगी वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स या जनन संबंधी समस्याएं कहलाएंगी। मैं जनन की वैज्ञानिक हूँ, रिप्रोडक्शन साइंटिस्ट हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो हम सिर्फ जनन संबंधी समस्याओं को पढ़ेंगे यहाँ पे। अब कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? योनि या बच्चेदानी का बाहर निकलना, गर्भपात हो जाना, बच्चा बाहर न निकलना या फंस जाना, जेर न गिरना, कीटोसिस, लकवा मारना, बकरियों को गर्मी में ना आना और बकरियों का ना टिकना, ये सब जनन संबंधी समस्याएं हैं। पहली समस्या है योनि या बच्चेदानी का बाहर निकल आना। आपने देखा होगा कि जैसे गाय भैंस में ये समस्या ज़्यादा है, जब गाय प्रेग्नेंट होती है और बैठती है तो पीछे से थोड़ी सी योनि बाहर आ जाती है। वही प्रॉब्लम गोट्स में भी होती है, लेकिन गोट्स में ये प्रॉब्लम बहुत कम है। और सारी समस्याओं की जड़, ये जनन संबंधी समस्याओं की जड़ है न्यूट्रिशन।
अगर आप जानवर को अच्छा दाना चारा दे रहे हैं, बैलेंस डाइट पे रख रहे हैं, तो जनन संबंधी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्या हुआ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो आप उसको बैलेंस डाइट देंगे। और योनि बाहर निकल क्यों आती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बकरी कई बार बच्चा दे ही हो, कई बार ब्याह गई हो, कई बार ब्याने पे क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं, बच्चेदानी है, बच्चेदानी का मुंह है, ये ढीला पड़ जाता है, इनमें उतनी टोनिसिटी नहीं बचती, उतना कसाव नहीं बचता, तो अंदर वाला पार्ट योनि मार्ग से बाहर निकल आता है और प्रोलैप्स हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना है, सर्टेन टाइम के बाद एक बकरी से बच्चा नहीं लेना है। और उसको बचाने के लिए क्या करना है, आपको बहुत अच्छा दाना चारा राशन देना है। दाने चारे में कैल्शियम और फास्फोरस का ध्यान रखना है। जिसमें योनि बाहर आ रही है वो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से बाहर आती है। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, क्योंकि ये तीनों जो आयन हैं ये मसल्स टोनिसिटी को बनाए रखते हैं, मसल्स में तनाव को बनाए रखते हैं। अगर ये डिफिशियंसी होगी तो मस्कुलर टोनिसिटी कम हो जाएगी, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाएंगी और शिथिल पड़ने की वजह से ढीली हो जाएंगी, ढीली होने की वजह से बच्चेदानी योनि मार्ग से बाहर आ जाएगी। तो आपको इसको बचाने के लिए क्या करना है, उसके रेगुलर दाने चारे में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम देना है। और ये कहाँ से आएगा, ये मिनरल मिक्सचर से आएगा। ये मिनरल मिक्सचर मार्केट में आता है, उसको आप 50 ग्राम प्रतिदिन हर बकरी को देंगे। नहीं खाएंगे, बहुत सारे मिनरल मिक्सचर हैं। अगर एक नहीं खा रहा है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, दूसरा नाम का ले आइए। बहुत सारे मिनरल मिक्सचर हैं। आप एक नहीं खा रहा है तो मैं नाम लिख देती हूँ एक दो के। फर्स्ट है एग्रीविन फोर्ट, और ये ना हो तो मिनफा। बहुत सारे आते हैं, चीलेटेड कैल्शियम के नाम से आता है, सिरप्स भी आते हैं मार्केट में, बहुत है, कंसीमिन है, मिनीमिक्स है, बहुत अच्छे अच्छे मिनरल मिक्सचर हैं। एग्रीविन फोर्ट, मिनफा, कंसीमिन, मिनीमिक्स। तो आप कोई भी अच्छा मिनरल मिक्सचर लेके 50 ग्राम पर डे उसको देंगे। हाँ, 50 ग्राम पर बकरी को। सभी को देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर थोड़े से फाइनेंशियली वीक हैं या गुड फॉर्म नहीं है तो आप प्रेग्नेंट को दीजिए। सभी को देने से ये फायदा है, वो जल्दी मैच्योर होंगी, ग्रोथ अच्छी होगी, वजन अच्छा बढ़ेगा। जब प्रेग्नेंट होंगी तो नंबर ऑफ किड्स ज़्यादा पैदा होंगे। तो ये आप सोच लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा लेना है तो आप सभी को दीजिए, वरना प्रेग्नेंट गोट्स को देना ही है। क्या क्या, एक मिनट। हाँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप हिंदी में लिखिए ना, एग्रीविन फोर्ट। हिंदी इंग्लिश दो में नहीं लिख पाऊंगी, बोल रही हूँ, आप उसको लिखिए, एग्रीविन फोर्ट और मिनफा। बताइए। आप साइलेज दे रहे हो? हाँ, साइलेज में मिक्स करना होगा। और साइलेज से टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। साइलेज पुराना में लिखते चलो रिएक्शन में आप कौन हिंदी में मैं बोल रही हूँ, आप हिंदी में लिखिए, एग्रीविन फोर्ट, मिनफा। अब हमने बताया कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। बकरी की अधिक उम्र होना, कमजोर या कई बार ब्याही हुई बकरी होना, गर्भावस्था में अच्छी खुराक न मिल पाना, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होना। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब हो ही गया है तो क्या करेंगे?
ये एडल्ट बकरी को मतलब 1.5 साल के बाद, और ब्लैक बंगाल के केस में 8 महीने के बाद वो पहले मैच्योर हो जाती है। उसी गैली को गली बैठ जाओगे। और नेक्स्ट है कि अगर प्रोलैप्स हो ही गया है, भाग बाहर निकल ही गया है, तो आपको क्या करना है? तो उसको सबसे पहले तो आपको ठंडे पानी से धोना है। उसके बाद क्या है कि एक चुटकी लाल दवा पानी में घोल के फिर आप धो दीजिए। धोने के बाद अगर वो भाग जो है वो ज़्यादा बाहर निकल आया है, बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि अंदर नहीं जा पाएगा, घुस नहीं पाएगा, तो ऐसे केस में आप उस पर बर्फ़ लगा दीजिए, उस वाले भाग पे। बर्फ़ लगाने से 2 काम होते हैं, एक तो पेन नहीं होता बकरी को, थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो है वो बर्फ़ लगाने से संकुचित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो है वो निकले हुए भाग पे एक जेली जैसे ये वेजाइना है, ये योनि मार्ग है, इससे ये पूरा पार्ट बाहर निकला हुआ है। इस पे आप क्या करेंगे, जाइलोकेन जेली हाथ में निकाल के इस पे पोतेंगे। पोतने के बाद ये जो वेजाइना के किनारे 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 ऐसे हाथ से उसको पूरा घुसाने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा सा पार्ट बचेगा, उसको 2-3 इंचों से अंदर की ओर धक्का देंगे और पीछे के पैर उठा के खूब हिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जाइलोकेन जेली जो है वो 8 घंटे में, 4 घंटे में फिर से निकल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकला था। फिर से आप ये लगाएं, 3-4 बार लगा के ये अंदर कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बहुत थोड़ा सा निकला है तो आप उसको कैल्शियम का इंजेक्शन लगवा लेंगे। कैल्शियम का इंजेक्शन लगवाने से वो जो थोड़ा सा वाली समस्या है वो खत्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा निकल गया है तो आपको सबसे पहले लाल दवा से धोना है, बर्फ से सिकाई करनी है, फिर जेली लगानी है, जेली लगा के अंदर घुसाना है, पैर ऊपर करने हैं, कोशिश करना है कि बकरी ऐसी जगह बैठे जिससे पिछला हिस्सा ऊपर की ओर रहे और वो भाग अंदर की ओर रहे। हो सकता है कि 4-6 घंटे में फिर से निकल आए, तो आपको ये ट्रीटमेंट फिर से करना है, फिर से अंदर करना है। और इसमें अगर कौवे ने छेद कर दिया है, घास फूस चुभ गई है, कुछ गंदगी हो गई है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक लगवानी पड़ेगी। मतलब आपने 1 दिन नोटिस नहीं किया, 2 दिन नोटिस नहीं किया, सारी लेनी, भूसा, तिनका, कौवा, गंदगी सब हो गई, तब उसका लंबा इलाज है, ज़्यादा खर्चा है और प्रोग्नोसिस भी अच्छी नहीं है जब इसमें ज़्यादा घाव हो जाए। ये हमारा हो गया कि उपचार कैसे करना है। उसके बाद निकले हुए भाग को लाल दवा से धोएंगे। निकले हुए भाग पर बर्फ का ठंडा पानी डालने से उसका आकार छोटा हो जाएगा। भाग को धीरे धीरे अपने पहले के स्थान पे पहुंचाएंगे। योनि में रस्सी का छीका बांध देंगे, जैसे मुंह में छीका बांधते हैं ना जानवरों के कि वो चारा वारा दाना दूसरों के खेत का ना खाए, वैसे ही पीछे वेजाइना में छीका बांध के आगे पैर पिछले पैर से कस देंगे, तो उससे वो चीज़ अंदर रहेगी। ये किसान खुद कर लेते हैं अपने तरीके से, जैसे मांस छीका बनाते हैं ना मुंह का, वैसे ही पीछे वेजाइना का छीका बन के 2 रस्सी गले में आगे पैरों में फंसा के उसको बांधेंगे। तो वो बांधेंगे, पशु का पिछला हिस्सा ऊंचा रखेंगे और ऐसा उसको दाना चारा देंगे कि कब्ज ना हो। पता चले कि ऐसा चारा दे दिया कि उसको पचाने में जोर लगाना पड़ रहा है, निकालने में जोर लगाना पड़ रहा है, तो और यूनि बाहर आ जाए, तो आप उसको अच्छा चारा दाना देंगे। नेक्स्ट है रोकथाम कैसे करेंगे। बताया था कि सारी बीमारियों की एक ही जड़ है। बकरी को गर्भावस्था में उचित आहार देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे और दाना देंगे। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो जनन संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्या नेक्स्ट है, अगली बीमारी है गर्भपात। अब गर्भपात किस किस कारण से हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल कारण है, केमिकल कारण है, या फिर तनाव है। ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? जैसे फिजिकल कारण का मतलब आपके पास जगह कम है और आपने बहुत सारी बकरियां वहीं पे पाल दी हैं, उसी में बकरियां भी रखी हैं, बकरे भी रखे हैं
और प्रेग्नेंट बकरियां हैं और खूब लड़ाई हो गई और पटक ऊपर चढ़ी गिर गई या जंप किया, तो ये फिजिकल कॉजेज से अबॉर्शन हो जाता है। तो आपको प्रेग्नेंट बकरियों को अलग रखना है और ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, मतलब कम जगह में ज़्यादा बकरियों की भीड़ नहीं लगानी है और प्रेग्नेंट गोट्स को हमेशा अलग रखना है। इसके बाद क्या हुआ कि केमिकल कारण में क्या हुआ कि कुछ ऐसा केमिकल खा लिया जिससे अबॉर्शन हो जाए। उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है, जैसे यूरिया है, खेत है, घर में खाद लगी है, यूरिया का कट्टा रखा था बाहर, बकरी आई बहुत सारा खा गई। बकरी कुछ भी खा जाती है, बहुत सारा यूरिया खा गई तो अबॉर्शन हो जाएगा। पेंट हो रहा था घर में, पेंट की बाल्टी रखी थी, बहुत सारा पेंट खा गई, पेंट में लेड होता है तो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो गई, वो खा गई, अबॉर्शन हो गया। आप उसको चराने ले गए, फैक्ट्री थी, एफ्लुएंट निकल रहा था, मतलब उसका गंदा रसाव बाहर निकल रहा था बहुत सारा फैक्ट्री का। उसने चरने के बाद प्यास लगी, बहुत सारा वो गंदा पानी पी लिया, क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों की सावधानी रखनी है। और कुछ इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं जैसे कि ब्रूसेल्ला है, ट्राइकोमोनास है, कैम्पाइलोबैक्टर है, और ये सारे जो कारण हैं इनकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। मतलब अगर ब्रूसेल्ला का बैक्टीरिया शरीर में घुस गया तो अबॉर्शन कर देगा, ट्राइकोमोनास घुस गया तो अबॉर्शन कर देगा, कैम्पाइलोबैक्टर घुस गया तो अबॉर्शन कर देगा, लिस्टीरिया घुस गया तो अबॉर्शन कर देगा। इनमें से बाकी सबके लिए ट्रीटमेंट है, ब्रूसेल्ला के लिए वैक्सीन बनी है। तो आप अपने हर्ड को प्रेग्नेंट कराने से पहले ब्रूसेल्ला की वैक्सीन लगवा लेंगे तो ब्रूसेल्ला नहीं होगा। ब्रूसेल्ला से बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर एक बार हो गया तो सब में अबॉर्शन होता है, सब में अबॉर्शन होता है। नहीं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अबॉर्शन ब्रूसेल्ला की वजह से हुआ हो। फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में भेजें, वहाँ से पता लगाएं ब्रूसेल्ला है या नहीं है। अगर ब्रूसेल्ला है देन यू शुड वैक्सीनेट योर ऑल हर्ड इंक्लूडिंग मेल। नहीं, हाँ, अगर ब्रूसेल्ला है तो आप वैक्सीनेट कराइए पूरे हर्ड को, मेल भी, ये नहीं सिर्फ फीमेल को कराना है, मेल फीमेल दोनों को आप वैक्सीनेट कराइए। और ब्रूसेल्ला क्या है कि एरोसोल रूट, मतलब सांस के द्वारा भी फैलता है। ब्रूसेल्ला का बैक्टीरिया अगर एक बकरी में घुस गया है, एक में अबॉर्शन हुआ है तो बहुत जल्दी सब में फैल जाता है, सारी बकरियों में अबॉर्शन हो जाता है। अगर आपके हर्ड में 6-7 अबॉर्शन एक साथ हो रहे हैं तो ब्रूसेल्ला सस्पेक्टेड है। तो ऐसे में क्या करना है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रेग्नेंट गोट्स को बिल्कुल अलग रखना है, और उसमें भी एडवांस प्रेग्नेंट का मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज वाली प्रेग्नेंट गोट्स, वो और भी अलग रखनी है, वो एकदम अलग अलग सिंगल बाड़े में रखनी है। डिलीवरी के टाइम नोटिस करना है, अगर एबॉर्टेड बच्चा निकला है तो आप गड्ढा खोदेंगे, 3 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे, उसमें बच्चा, उसकी जैर का मतलब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स, डिस्चार्ज, सब कुछ उस गड्ढे में दबा देंगे, ऊपर से चूना डालेंगे, और जहाँ बकरी ब्याई है वहाँ पे लाल दवा से धुलाई करके चूने का छिड़काव करेंगे। तो इसीलिए अलग अलग रखना है। अगर ब्रूसेल्ला होगा, आपने झुंड में बकरी रखी है तो दूसरी बकरी को भी हो जाएगा, और ब्रूसेल्ला हो जाए तो उसकी फिर कोई रोकथाम नहीं है। एक बार अबॉर्शन स्टॉर्म शुरू हुआ तो फिर वो आंधी की तरह सारी बकरियों में होता है। और ब्रूसेल्ला होता नहीं है वैसे जनरली, बकरियों में बहुत कम है, लेकिन अगर हो गया तो कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ब्रूसेल्ला ना हो, उसके लिए आप इसका वैक्सीनेशन कराएं। क्या कह रहे हैं? किसी भी सीजन में आप करा सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ, किसी भी सीजन में, ब्रीडिंग सीजन से पहले आफ्टर 6 मंथ आप कभी भी करा सकते हैं। प्रेग्नेंट गोट के मतलब जब गोट प्रेग्नेंट हो जाए तब कराया जाता है? नहीं, पहले हर जगह तो अवेलेबल नहीं है। दवाइयों के नाम इनका जो वो तो ब्रूसेल्ला वैक्सीन, ब्रूचेक नाम से ब्रूसेल्ला वैक्सीन आप कहीं भी बोलेंगे तो आप ब्रूसेल्ला वैक्सीन के नाम से आपको मिल जाएगी। हाँ, बताया होगा।
pregnant with the sheep as well? शीप्स एज वेल, शीप में बल्कि ज़्यादा है, ओवाइन ब्रूसेल्ला स्ट्रेन ज़्यादा है, कोट में कम है। अब हमारा हो गया कि गर्भपात वाली बकरियों को झुंड से अलग करेंगे। गर्भपात वाले स्थान की मिट्टी, श्राव, भ्रूण, जेर को इकट्ठा करके जमीन में चूने के साथ गाड़ देंगे। पशु के पिछले हिस्से को लाल दवा और सेवलॉन से धो देंगे। बच्चेदानी में यूरिया या एंटीबायोटिक के बोलस डालेंगे। ये जो क्योंकि ब्रूसेल्ला है तो बच्चेदानी में सड़न है या फिर इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, ये दवाई बच्चेदानी के अंदर डालें। ध्यान से समझ लो, इसे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत आती है। ये समझ लो सारी बात आपको दवा में ये स्ट्रक्चर होता है ओवरी और यूट्रस का। 2 ओवरी हैं, 2 हॉर्न हैं, इनमें बच्चे बकरी के बच्चे या तो इस हॉर्न में होते हैं या इस हॉर्न में होते हैं। ट्विंस हैं तो दोनों में भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्लूरिया, ये गोली का नाम है फ्लूरिया और ये भी गोली का नाम है स्टेक्लिन। स्टेक्लिन आपको 2 गोलियां लेनी हैं उंगली के सहारे। उस समय बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, जब अबॉर्शन होता है, डिलीवरी होती है, तो आपको गोली से अंदाजे से उंगली से खिसका के इस तरफ रखनी है और एक गोली थोड़ा सा इधर करके रखनी है। और ये काम आपको 3 दिन करना है, ये आपको 3 दिन तक करना है। ये काम आपको 3 डेज के लिए करना है। After abortion only. आफ्टर अबॉर्शन और एक कंडीशन रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, इसमें भी सेम कंडीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेक्लिन एंड फ्यूरिया, स्टेक्लिन और फ्यूरिया। रोकथाम कैसे करनी है, पशु के रक्त की जांच कर ब्रूसेल्ला का पता लगाएंगे और बकरी को गर्भावस्था में उचित आहार देंगे। कई बार क्या होता है कि अबॉर्शन डिफिशियंसी की वजह से बहुत होता है, ब्रूसेल्ला की वजह से कम होता है। किसान क्या करते हैं कि बकरी को सिर्फ सूखी घास, पुआल, भूसा, पत्तों पे पालते हैं और उनमें अब न्यूट्रिएंट्स नहीं रह गए हैं। अब ज़मीन का इतना शोषण हो चुका है, भूमि का इतना शोषण हो चुका है कि जो ज़मीन है वो आयरन और जिंक में डिफिशिएंट हो चुकी है और इनकी डिफिशियंसी की वजह से अबॉर्शन हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो बकरियों का खान पान है उसमें दाना भी ज़रूर देना है और मिनरल मिक्सचर भी ज़रूर देना है। अगर प्रेग्नेंट बकरी है तो आप उसको 200 से 250 ग्राम दाना प्रतिदिन देंगे और मिनरल मिक्सचर मैंने पहले बताया कि आप 50 ग्राम उसको प्रतिदिन देंगे। अगर आप सिर्फ सूखी घास पुआल पे पाल रहे हैं तो उसमें मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, जैसे कि विटामिन ए है, सेलेनियम है, जिंक है। अगर इनकी कमी हुई तो इनकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। और विटामिन ए जो है वो हरे चारे में मिलता है, तो एक थोड़ी मात्रा में हरा चारा भी बकरी को ज़रूर देना है ताकि उसके शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो सके। कई किसान क्या कहते हैं कि हमारे पास चराने की जगह नहीं है, हम स्टॉल फेड करेंगे। स्टॉल फेड का मतलब उसको भूसा देंगे, ये सब देंगे। तो ऐसा करिए कि अगर आपको स्टॉल फेड भी करना है तो उसको हरा चारा थोड़ा थोड़ा ज़रूर खिलाएं। थोड़ा बजफीन है, थोड़ा ल्यूसर्न है, थोड़ी और सारी ग्रासेस हैं, तो हरा चारा भी देना है, मिनरल मिक्सचर भी देना है। अब पहले का टाइम नहीं है कि बकरी ने जो भी खाया वो, पहले की ज़मीन में मिनरल्स बहुत होते थे। अब इतनी उर्वरा शक्ति जो है वो ज़मीन की काफ़ी कम हो चुकी है, तो मिनरल मिक्सचर्स बहुत डेफिशिएंट हो गए हैं और जिंक तो बहुत डेफिशिएंट हो गया है। ऑल ओवर इंडिया रिपोर्टेड है जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी। तो आप मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें ताकि आप डेफिशिएंसी की वजह से अबॉर्शन को बचा सकें। नेक्स्ट, बच्चा बाहर ना निकलना या फंस जाना। अब किन किन कारणों से बच्चा फंस सकता है, कैसे फंस सकता है? आपकी बकरी तो ब्लैक बंगाल है, 12 किलो की है, आपने मीटिंग करा दी बीटल से। बीटल कितने किलो का है? 60 किलो का, 70-80 किलो का।
80 किलो का है, आपने मेटिंग करा दी बीटल से, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा फंसेगा। बकरी फर्स्ट हीट में आई, फर्स्ट हीट में बकरी आई, मतलब जैसे कि हर बकरी की मैच्योरिटी एज अलग है। छोटी जो ब्रीड्स होती हैं वो जल्दी मैच्योर होती हैं, बड़ी ब्रीड्स हैं वो देर में मैच्योर होती हैं। छोटी ब्रीड्स का मतलब फॉर एग्जांपल ब्लैक बंगाल, वो 8 महीने से 1 साल में मैच्योर हो जाती है। बड़ी ब्रीड्स मतलब सिरोही, बीटल, ये सब 1.5 साल के बाद मैच्योर होती हैं। तो अगर आपने फर्स्ट हीट में मेटिंग करा दी और वो कंसीव कर गई तो भी कभी कभी डिस्ट्रोफिया होता है, क्योंकि उसके जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं, पेल्विक बोन्स हैं, वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती है और तो डिस्ट्रोफिया हो जाता है और बच्चा फंस जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट हीट आप छोड़ दें अपनी बकरियों की। पहली बार जब बकरी गर्मी में आए तो छोड़ दें, नेक्स्ट हीट में आप मेटिंग कराएं तो डिस्ट्रोफिया कम होगा। जिस साइज़ की बकरी है, बकरा भी अमूमन उसी साइज़ का लें, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। बकरी आपकी 10 किलो की है, बकरा 80 किलो का है, ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, बकरी 20 किलो की है, बकरा 30 किलो का है तो चल सकता है, लेकिन ब्रीड डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना करें, तब भी डिस्ट्रोफिया हो जाता है। और इमेच्योर बकरी है, मतलब मिनरल इमेच्योर वाली बात बता दी। अब अगर बोन्स में उसकी डेंसिटी कम है तो भी डिस्ट्रोफिया हो जाता है। वो कैसे? कैल्शियम फास्फोरस की कमी से। तो आप दाना चारा मिनरल मिक्सचर देंगे। किस वजह से डिस्ट्रोफिया हो गया? बच्चेदानी का मुंह छोटा होना। कभी कभी क्या होता है कि ये नेचुरल विकार है कि बच्चेदानी का मुंह कभी कभी छोटा हो जाता है, तो उसमें हल्का सा कट लगा के बकरी को बाहर निकाला जा सकता है। तो बच्चेदानी का मुंह छोटा होना, बच्चे का सामान्य आकार से बड़ा होना। बच्चा बड़ा कब हो जाएगा? जब मेटिंग हम बड़े बकरे से करा देंगे। बच्चे में विकृति होना, जैसे किसी के 5 पैर हो गए, 2 सर हो गए कई बार, या कुछ ऐसा निकल आया, पीठ में कुबड़ है, इस तरह का कुछ, तब भी बच्चा फंस जाता है। और बच्चेदानी में विकार होना, विकार का मतलब पिछली बार जब बच्चा दी थी तो खींचतान के निकाला तो हो सकता है यूट्रस में कुछ चीरा लगा हो या स्कार बना हो। स्कार जब हील होता है तो यूट्रस छोटा हो जाता है, तब भी दिक्कत करता है। और बकरी का अधिक उम्र का होना या कमज़ोर हो जाना, मतलब बकरी जोर ही नहीं लगा पा रही है इसीलिए बच्चा फंसा हुआ है, वो ऑटोमेटिक जोर नहीं लगा रही है और बच्चा फंसा है। अगर बच्चा फंस गया है तो आपको क्या करना है? नेचुरल जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो कैसे होती है कि दोनों हाथ आगे हैं, बच्चे का सिर उस पर रख के ऐसे बाहर आता है। आप कंडीशन देख लेंगे कि जैसे ही वेजाइना डायलेट होगी, पैर आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर धीरे से सिर आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिर वेर आगे नहीं आ रहा है तो आपको लिक्विड पैराफिन एक मार्केट में आता है, लिक्विड पैराफिन। गांव में तो लोग सरसों का तेल यूज़ कर लेते हैं, साबुन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं करना चाहिए। आप लिक्विड पैराफिन लीजिए और जो भाग बाहर निकला है बच्चे का उसमें खूब अच्छे से पोतिए, उसको तेल की तरह होता है, एकदम कोकोनट ऑयल की तरह दिखेगा, उसमें अच्छे से पोतिए। बकरी को पीछे से उठाइए, हल्का सा वहाँ डालिए, फिर उंगली के सहारे जबड़े में ऐसे फंसा के, सिर नहीं निकला है तो सिर सीधा कीजिए, पैर ऐसे फोल्ड है तो उंगली में फंसा के पैर सीधे कीजिए, पैर सीधे करेंगे, सिर सीधा करेंगे, सी के आकार में खींचेंगे, स्ट्रेट नहीं खींचना है, स्ट्रेट नहीं खींचना है। स्ट्रेट खींचने से चेस्ट जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है। आप सी की तरह खींचेंगे तो चेस्ट ऐसा हो जाएगा, ऐसे की जगह ऐसा हो जाएगा तो स्पेस कम लेगा और बच्चा आसानी से खिंच जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बेंड करके, मतलब कर्व में खींचना है। ये आपने बच्चे की जो फंसा है वो निकाल लिया। अगर इतना करने से आपसे बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनसे निकलवाइए। फिर आप ज़्यादा जोर वोर नहीं लगाइएगा, एकदम जबड़े में उंगली फंसा के जबड़ा सीधा करना है, हाथ सीधे करने हैं, हल्का सा खींचना है। खींच रहा है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तब उसमें बच्चे में कोई एनोमली है, कोई विकृति है तो हाँ। लिक्विड पैराफिन आप कितना भी डाल सकते हैं, मतलब उसको इतना ज़्यादा लुब्रिकेट करना है, इतना चिकना करना है कि आसानी से पास हो जाए।
उस पर भी डालना है। बकरी का पिछला हिस्सा उठाइए, योनि मार्ग में भी थोड़ा सा डालना है, उसको भी चिकना करना है, रास्ता भी चिकना करना है साइड साइड से, ताकि वो आराम से खींच पाए। ये कोकोनट ऑयल की तरह दिखता है, तेल की तरह चिकना चिकना है बस। नेक्स्ट, रोकथाम कैसे होगी? बकरी को गर्भावस्था में उचित आहार देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे और दाना देंगे, ताकि बकरी खुद से जोर लगा पाए और बच्चे को एक्सपेल कर पाए। अगला है जेर ना गिरना। जेर ना गिरना का मतलब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। कई बार क्या होती है, फंसी रह जाती है जेर, जैसे गाय भैंस में आपने लटकी लटकी देखी होगी, वो जेर फंसी रह जाती है। जेर कब फंसी रह जाती है? बकरी अपने जो टाइम से 1-2 दिन पहले बच्चा दे दे, या फिर उसको ब्रुसेल्ला हुआ हो, तो इन सब चीज़ों में क्या है, जेर फंसी रह जाती है। जेर का भी निकलने का टाइम है, जब जेर मैच्योर होती है तभी निकलती है। अगर 1-2 दिन पहले बच्चा दे दिया है तो कभी कभी जेर फंसी रह जाती है। उसमें क्या करना है, वैसे तो जेर आधे घंटे से 2 घंटे में बकरी के केस में गिर जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2 घंटे में लगभग जेर गिर जाती है। लेकिन अगर 6 घंटे तक भी नहीं गिरी है तो आपको कुछ नहीं करना है। 6 घंटे तक भी आपको कुछ नहीं छेड़ना है, बस ये ध्यान देखना है कि बकरी साफ सफाई वाली अवस्था में रहे। ऐसे नहीं रहे कि जेर में पूरी गंदगी लपेट के इन्फेक्शन अंदर जा रहा हो। तो 6 घंटे तक आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जेर लटक रही है 6 घंटे के बाद, उसमें 2 लकड़ियाँ लेनी है। नीम की लकड़ी, कोई भी लकड़ी ले लीजिएगा, 2 डंडी लेके जेर उसमें फंसानी है, जो निकला हिस्सा है, फिर उन दोनों के बीच में फंसा के, ऐसे जेर इसमें फंसा के दबा के, फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐंठना है। वो ऐसा करना है, ये हाथ से नहीं करना है, जेंटल प्रेशर रहे, ताकि जो यूट्रस है उसमें घाव ना हो। दोनों में फंसा के ऐसे ऐसे करके ऐंठना है, फिर खींचना है, ऐंठना है, फिर खींचना है, ऐंठना है, फिर खींचना है। जितनी खींच जाती है ठीक है, उसके बाद आपको खींचाता नहीं, कुछ भी नहीं करनी है। उसके बाद फिर भी लटकी रह गई है, फिर भी नहीं खींच पा रही है, तो जो योनि मार्ग के पास से आप कैंची से उसको काट दीजिए। काटने के बाद आप क्या कीजिए, ये 3 दवाएं हैं, तीनों में से जो मिल जाए, तीनों में से जो भी मिल जाए, यूटोन, एक्सपार, रिप्लेंटा। यूटोन बेस्ट है, कॉमन है, खूब मिलता है।